everyone, this is Tanu Tiptan. Today we will discuss about on the topic of organization behavior and complete chapter को हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड इन दिस चैप्टर में से आपको कंप्लीट आपको नज़र आएगा रिपीटेड क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. जैसे कि आपका सबसे पहले जो आपके नीड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, और आपके जेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर ये ओरिजिन हुआ तो हुआ कैसे. ये 3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अंदर ना काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है, और इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव हो गया, उनको भी डिस्कस करेंगे. क्योंकि ये तीनों चारों पांचों जो टॉपिक मैंने भी आपको बताए हैं, ये आगे जैसे जैसे हम यूनिट्स वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे ये टॉपिक वहाँ पर भी आएंगे. क्लियर है? अच्छा जी, तो डिस्कस करते हैं. देखो 2 शब्दों से बना है ये टॉपिक. लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और इसको समझेंगे बहुत अच्छे से. ऑर्गेनाइजेशन एंड ये सेकंड क्या है, बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसका मीनिंग क्या, कंपोनेंट्स क्या है. ठीक है, उसके बाद हमने इसकी थ्योरीज को डिस्कस किया था, इसकी क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी. ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था. क्या सबको ये पता है? हमने इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है. अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो क्या होता है कि जो आपकी जो ह्यूमन बीइंग होती है, जो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एक साथ ग्रुप में आते हैं. और ग्रुप में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना होता है. इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, है ना. ठीक है, यही बात पढ़ी थी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, जिसको हमने क्या डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है व्यक्तियों के द्वारा. वो सभी व्यक्ति एक ही गोल के प्रति अग्रसित होते हैं. ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. क्लियर है? अच्छा, बिहेवियर की बात की जाए, अब देखो आपकी फैमिली मेंबर का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर मैं कहूँ आपकी क्लास के अंदर एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आपके जो ग्रुप है, ठीक है, फ्रेंड्स का ग्रुप जो है, उनके अंदर एग्जांपल लीजिए, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए. मैं आपकी फैमिली मेंबर का एग्जांपल लेती हूँ. आपके घर में मैं एग्जांपल के तौर पर 4 मेंबर्स लेके चल रही हूँ. एक तो आप है, एक आपकी सिस्टर है, ठीक है, और एक आपके पापा हैं, और एक आपकी मम्मी है. ठीक है, अब चारों के बिहेवियर में, चारों के सोचने की विचारधारा, एटीट्यूड, उनकी वैल्यू, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके जो भी है, इन सब का जो है अलग अलग मिलेगा. उनके सोचने की सबकी विचारधारा अलग अलग मिलेगी. उनके किसी एक चीज़ के ऊपर, एक चीज़ है, रिएक्शन सभी के अलग अलग होंगे. राइट? जैसे कि क्लास के अंदर जो टीचर्स आते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर टीचर आया, ठीक है, और क्लास लेने के लिए स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट डे ये संभावना हुई कि टीचर एब्सेंट भी हो सकता है, टीचर आ भी सकता है. जैसे ही टीचर आया तो कुछ बच्चों की रिएक्शंस क्या रही, ठीक रही, कुछ बच्चों की ठीक नहीं रही, कुछ बच्चों की बहुत अच्छी रही, बहुत खुश हो गए हैं. तो सबका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर टीचर के ऊपर, देखो टीचर एक आने की जो एक एक्टिविटी है, ठीक है, उसके प्रति सभी का जो बिहेवियर है, सभी का जो रिस्पॉन्स है, सभी का जो एक्शन है, वो क्या है, अलग अलग है. राइट? अगर मैं कहूँ कि बारिश के मौसम में आपको मैं कहूँ कि आपको पकोड़े खाने हैं, ठीक है, किसी को क्या पता पकोड़े पसंद ही ना हो, तो उसकी जो रिएक्शंस होगी, नहीं मुझे नहीं खाना, उसका कुछ ऐसे तरीके से रिएक्शन रहेगा. तो बिहेवियर क्या रहता है कि वे ऑफ डूइंग द एक्शंस, रिएक्शंस इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर सिचुएशन. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसे कहेंगे बिहेवियर. अब जब मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ देती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी है पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैंने ह्यूमन बींग्स ली थी, राइट, यहाँ पर मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज को लिया था. इन जो ये रिसोर्सेज हैं, जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, कैसे वे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे वो दूसरों के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको हम कहेंगे. मीन्स कि इस रिलेशनशिप को पढ़ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट के प्रति उस एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप कैसा है, उस एम्प्लॉय की रिएक्शंस कैसी है, उनको अगर मैं स्टडी करूं तो वो स्टडी किस में होगी हमारी, उसको कहेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर.
क्या इतना आपको क्लियर है? क्या इतना आपको समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक्चुअल में होता क्या है? इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था, फाउंडर जो है इस कंसेप्ट के कौन है? स्टीफन पी रॉबिन है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर है ना, एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो ग्रुप है, जो उनका स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, उनके ऊपर वो स्ट्रक्चर्स का, उनके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके बिहेवियर के ऊपर, जो ऑर्गेनाइजेशन में है ना। अब इसको ना आप ग्रुप ऐसे लाइन में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में, मैंने इसको तोड़ा होगा। मीन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का आपके बिहेवियर पर, मीन्स की आपके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको स्टडी किया है आपके स्टीफन पी रॉबिन ने, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इस कंसेप्ट को बताता है और इसके बाद हमें ये कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है कि कैसा एम्प्लॉय फील कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या उसकी स्पेसिफिक नीड है, क्या उसके लिए सही रहने वाला है, क्या नहीं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया ना, अब देखो ये दो पिक्चर आपको नजर आ रही है। एक तरफ तो क्या है, मैंने आपको ये कंपोनेंट बताए हुए हैं कि ये ज़रूरी कंपोनेंट है, एलिमेंट कह सकती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो आपकी इंसाइट्स है, ठीक है, जो आपके वे ऑफ डूइंग है, इन सबको कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनता है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका बिहेवियर चेकआउट किया जाता है किस रिस्पेक्ट में? ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के इफेक्ट की बेस पे, राइट, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि 2 और मोर पीपल्स एक साथ काम करते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। और ये जो इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है। वो फैक्टर कौन से हैं? इन्वायरमेंटल फोर्सेस, इसका मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि जो कि डायरेक्टली, जैसे कि आपसे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, जैसे कि कस्टमर हो गया। अगर कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो क्या होगा? मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सप्लायर के साथ आपकी कंसेप्ट नहीं बन रहा, आपके जो कंपटीटर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेबर की जो मार्केट है उनके साथ, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इनडायरेक्ट फोर्सेस की अगर बात की जाए, इनडायरेक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जो कि एकदम से नहीं, बट हाँ लंबे टाइम के बाद आपके ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको नजर आ रहा है कि हाँ ये फैक्टर मुझे, अगर मैं कहूँ कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI टूल का यूज़ करना नहीं आ रहा, सो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, फ्यूचर में आपके लिए थ्रेट क्रिएट करेगा। तो इकोनॉमिक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल कल्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल पर आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनका इफेक्ट एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पर पड़ता है। क्यों? कहीं ना कहीं इनको, यही तो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उनको ये नज़र आया कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं आता, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिए जाएंगे, तो उनका ये रिएक्शन जर रहा है, इनकी जो टेंशन है, इनका जो डिप्रेशन आ रहा है, वो ये बिहेवियर में ही है, ठीक है। जब हम किसी भी इंसान के बारे में स्टडी करते हो, कैसा सोच रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, कि हर एक सिचुएशन पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे वो अलग अलग रिएक्शंस दे रहा है, तो ऐसा कर क्यों रहे, है ना। तो उसके बारे में बात की जाएगी। तो बिहेवियर के बारे में क्या बताया कि एनीथिंग दैट द ह्यूमन डज, जो भी इंसान कर रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। बिहेवियर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स के बारे में बात की गई है। टू द स्टिमुलेशन दैट कैन बी ऑब्जर्व, जो भी, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं काम देती हूँ ना स्कूल का, ट्यूशन्स पे भी जैसे देती हूँ, तो क्या होता है कि अगर मैं किसी दिन ज़्यादा काम देती है तो बच्चों की जो जैसे आईब्रो होती है ना, ये ऐसे ऊपर उठ जाती है। दैट मीन्स उनको वो ज़्यादा काम लग रहा है, या फिर वो कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे उनके रिएक्शन से मुझे पता चल जाता है कि हाँ वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर मुझे उनसे कुछ कहना है, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होता है। कुछ काम मैंने कम दिया है, या फिर कल की छुट्टी कर दी गई है, ठीक है, 2 दिन छुट्टी पे, उनका चेहरा इतना खुश हो जाएगा, वाह क्या छुट्टी कर दी है
है ना। तो एक्शंस और रिएक्शन से मुझे उनके बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है कि वो कब खुश हो रहे हैं, कब नाराज हो रहे हैं, कब वो ज़्यादा परेशान है। इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और इन सबको नोट आउट किया जाता है और उनका रिलेशनशिप सेटअप किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। अब इनकी कम्बिनेशन से मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ द एक्शंस एंड एटीट्यूड, किसका, पीपल का, जो कि किसके अंदर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको नजर आता है, ठीक है। हाउ द पीपल इंटरेक्ट विद इन द ग्रुप इन अ वर्क प्लेस सेटिंग, कैसे एक व्यक्ति, कैसे एम्प्लॉइज अपने आप को एक ग्रुप के साथ काम करते वक्त अपने आप को शो कर रहे हैं, एक वर्किंग इन्वायरमेंट में कैसा वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एकदम से आपके ऊपर सुपरविजन के लिए आ जाए तो आपका टेंस हो जाओगे कि ओहो आज तो क्या होने वाला है, आपका सुपरविजन होने वाला है, आपकी इंस्पेक्शन होने वाली है, आपकी चेकिंग होने वाली है। सो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को समझा दिखाता है वो, ठीक है। स्टीफन पी रोबिन का मैंने आपको बता दिया। अब आप बात कर लेते हैं आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ओरिजिन ही क्यों है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है कि इसकी उत्पत्ति ही क्यों हुई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। क्योंकि देखो एम्प्लॉयज़ के बिना मैन पावर के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑपरेट नहीं कर सकते, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में, है ना। तो मैन पावर को आपको सेटिस्फाइड करना ज़रूरी होगा, राइट। क्योंकि इसके बिना ये कहते हैं ना कि नींव होती है, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर ये कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपको बैठने उठने में मदद करती है ना। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो रीढ़ की हड्डी कौन होती है, मैन पावर होती है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से वो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे, टाइम को यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को हो गया, कुछ भी तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर थ्योरीज के बारे में। क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी हमने, न्यू क्लासिकल थ्योरी डिस्कस की थी हमने, और मॉडर्न थ्योरी डिस्कस की थी। क्या हमने डिस्कस की थी? यस या नो? यस, इन्हीं ने इसका आंसर दिया है। हमने क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या डिस्कस किया था? हमने क्लासिकल थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था कि आपके 3 पिलर हैं। मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि ये दादाजी हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दादाजी है, इसके 3 बच्चे हैं, यहाँ पर ये तीनों बच्चे हो गए हैं, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के कितने पिलर है? 3 पिलर है, और फिर 3 पिलर के नीचे फिर आगे और पिलर है। तो कहने का मतलब ऐसे एक फैमिली ट्री बन जाता था हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे साइंटिफिक है, ब्यूरोक्रेटिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इन सब ने क्या किया था, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। जो क्लासिकल थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर कर रही थी? फोकस कर रही थी बच्चे आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जिससे हम अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सके, दैट्स इट। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। दैट मीन्स ह्यूमन के इमोशंस, ह्यूमन के फीलिंग्स, ह्यूमन्स के एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर मीटअप नहीं किया गया था। इनको यहाँ पर बस काम लेने से मतलब था क्लासिकल थ्योरी का। न्यू क्लासिकल ने कहा कि जो कमी क्लासिकल थ्योरी के अंदर थी वो कमी इसने पूरी की। इसने कहा कि मैं ह्यूमन बीइंग के रिगार्डिंग कंसेप्ट लेके आऊँगा, मीन्स कि उनके इमोशन, उनके सोशल स्टेटस, उनके साइकोलॉजिकल नीड को मैं कंप्लीट करूँगा। जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एल्टन मायो जी का, जिन्होंने हाथरॉन एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। एक अब्राहम मैस्लो था, जिन्होंने 5 लेवल ऑफ नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कमियां थी, जो कि कमी मॉडर्न थ्योरी ने कंसेप्ट में क्लियर हो गई। क्या कमी थी? अभी आप ये कहेंगे कि मैम चलो ठीक है, फर्स्ट में तो चलो ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंस नहीं थी, सेकंड में तो हो गया था, अब क्या चाहिए? अब एक पॉइंट और रह गया कि आपने सोसाइटी को और आपके जो इन्वायरमेंट को कंसीडर नहीं किया। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट वर्किंग इन्वायरमेंट हो सकती है, राइट। जरूरी तो नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन की सेम वर्किंग इन्वायरमेंट हो, सेम सिचुएशन हो, सेम प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसने कहा कि जो भी आपकी कंटिजेंसी है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप क्या करेंगे, आपके अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने रूल रेगुलेशन को आप अप्लाई करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसका आंसर यहाँ से ये आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो थ्योरी है, जो मैंने अभी आपको समझाया, साइंटिफिक थ्योरी आपको इन्होंने दी थी, जो सजेशन दिए, ड्रॉबैक्स थे इनका, ये जो मैंने अभी समझाया आपको, ये सारा का सारा है, ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, ये इंट्रो में लिखना है, ठीक है। और अब कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ओरिजिन करने का। सबसे पहला है कि जो ह्यूमन बीइंग, मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को
बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो एम्प्लॉई है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या कहता है कि आपको स्टडी करनी है किसकी, ह्यूमन माइंड की एंड ह्यूमन बिहेवियर की। सीधा डायरेक्ट रिलेट करता है ये आपके ह्यूमन बीइंग से, कि जब आप स्टडी करते हैं आप इंडिविजुअल के बिहेवियर के हो गए कि वो कब खुश हो रहा है, कब उसका जो डोपामाइन है वो रिलीज हो रहा है, कब उसका मन कर रहा है पढ़ने का। कई बार ऐसा होता है ना कि आप मन नहीं कर रहा, पढ़ना नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप सारा दिन पढ़ जाते हो, एक दिन लगातार पढ़ते हो, 2 दिन लगातार पढ़ते हो। सो ऐसा कब होता है, ये तब होता है जब आप जब खुश होते हैं। जब आप बिल्कुल नाराज होते हैं तो क्या होता है, तब आप क्या करेंगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जब क्या है आपकी जो बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है, मीन्स कि आपकी ह्यूमन माइंड, जब स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, दैट इज नोन एज अ साइकोलॉजी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजिकल सोशियोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है कि आप सोसाइटी, स्टडी ऑफ द सोसाइटी, ऊपर हमने स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग पढ़ा था, ह्यूमन माइंड पढ़ा था, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा था। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी की। सोसाइटी दैट मीन्स जहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं, एक वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर कुछ अलग होगा। आप वही काम किसी ग्रुप में कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर क्या होगा, वो अलग होगा। या फिर मैं कहूँ कि अगर आप अपने जान पहचान वाले एरिया के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर कुछ अलग होगा, और किसी ऐसे अननोन एरिया में आप काम कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर कुछ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप फर्स्ट टाइम जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, और वही सेम स्कूल है 10 दिन के बाद है तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, बिहेवियर परफॉर्म अपना कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर्स हो गया, रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से इफेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करती है, टीम वर्क में काम करते हैं। सो इसके हिसाब से आपका बिहेवियर क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, और इसी के हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। क्लियर है। अच्छा, सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या है, सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर में क्या कर रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, या फिर अपने बिहेवियर में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ हाउ द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस बाय द अदर इन द सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, सोशली सिचुएशन के अंदर आप कैसे अपने आप को बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर, ऊपर वाला सिचुएशन बिल्कुल अलग है, ये वाली अलग है। जैसे कि आपने एक बहुत बार देखा होगा कि आप जब कहीं जाते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं, ठीक है, शादी में जाने से पहले अब आप अपने आप को आईने के अंदर, शीशे के अंदर किस तरीके से निहारते हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं मीन्स कि आपके माइंड में एक इमेजिनेशन है कि मैं जब पार्टी के अंदर जाऊँगी तो मैं सबके सामने क्या लगने वाली हूँ, अच्छी लगने वाली हूँ या फिर अच्छा लगने वाला हूँ। ठीक है, बॉयज़ क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे अपनी मूँछों को ताव देते रहते हैं, है ना। गर्ल्स क्या करती है, ऐसे बालों को ऐसे ऐसे करते रहती है। तो ऐसा क्यों करते हैं कि वो एक इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अपने आप के बिहेवियर में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। राइट, द स्टडी ऑफ हाउ द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस, कैसे एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे, एक सोशल कंटेंट से। ठीक है, समझ पा रहा है, समझ पा रहे हैं। आप दूसरों के साथ एकदम से बात करते हैं ना, एकदम से आपके टोन ही चेंज हो जाते हैं। आप घर में बात करते हैं ऐसे तूतड़ा करके बात करते हैं, होता है, सबके साथ होता है, ऐसा होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी एक पॉइंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को शेप देता है। ये कहता है कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, स्टडी ऑफ द ह्यूमन कल्चर। आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि वहाँ पर ना लोगों की स्टडी करने, इसके ऊपर ना स्पेशल पढ़ाई होती है कि आपको क्या करना होता है, स्पेसिफिक कल्चर के जो लोगों के रिगार्डिंग ना पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, आपके उनके थॉट्स हो गए, उनके जो एटीट्यूड हो गया। ठीक है, 2 कल्चर हैं, या फिर मैं कहूँगी 2 शहर है, 2 गांव हैं, दोनों शहर के बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, आपको थीसिस लिखनी है, आपको टेस्ट करने हैं। ठीक है, एक शहर ये है ए, एक है बी। आपने इस शहर के लोगों के बारे में पढ़ा, आपने बी शहर के लोगों के बारे में पढ़ा, फिर उनके बारे में, उनके एटीट्यूड, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज़, उनके इन्वायरमेंट, उनके हर एक चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, क्रॉसली कंपैरिजन कर रहे हैं, मीन्स की गहन अध्ययन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी, कल्चर, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के बारे में जब स्टडी करते हैं। क्योंकि हर एक्टिव, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दिया था कि फैमिली में जितने भी मेंबर हैं ना, सबकी वे ऑफ डूइंग ऑफ एनी एक्टिविटीज़, हर एक तरीके की जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है वो सभी, हर एक इंसान की क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। और वो डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने डिफरेंट कल्चर में रहते हैं। जैसे पापा जो हैं वो अदर अपनी
अदर कल्चर में रहते हैं, मीन्स कि अदर सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो सोसाइटी का कहते हैं ना फ़र्क पड़ता है, संगति का फ़र्क पड़ता है, तो वो फ़र्क यहीं पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है। देखो नीचे लिखा हुआ है, देयर आर डेवलपमेंट इश्यूज, जैसे कि लाइक होते हैं इंडिविजुअल कल्चर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होता है, आप कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को, कंपेयर करते हैं एटीट्यूड्स को, ठीक है, क्रॉस कल्चर को एनालिसिस करते हैं, कॉमन टू बी फील्ड ऑफ देयर इज एंथ्रोपोलॉजी, जो कॉमन निकल के आता है उसके ऊपर आप फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और उसी के बेस पे आप क्या करते हैं, फिर डिसीजन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि आपकी 4 दिशा हैं भारत के अंदर, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, राइट, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो सब में, सबके अंदर जो कल्चर है, वैल्यू है, बिलीफ है, पर्सनालिटी है, परसेप्शन है, सबके अंदर अलग अलग है किसी एक चीज़ को लेकर, है ना। मैं 6 को ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, और किसी को ये कोई कुछ ऐसे समझ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसको 9 दिखेगा, अगर कोई यहाँ खड़ा है तो उसको 6 दिखेगा, परसेप्शन है ना, है ना, परसेप्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जाता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात की जाए, यहाँ पर लीडिंगशिप के बारे में बात की जाती है, लीडरशिप के बारे में, कि किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किसके पास ज़्यादा पावर है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का जो फिगर है वो डिज़ाइन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल है वो डिज़ाइन हो रही है। क्या करें, स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेस एंड द बिहेवियर, एग्जामिन द पावर। हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या रोल अदा करता है, क्योंकि यहाँ पर पावर को एग्जामिन किया जाता है, अथॉरिटी को एग्जामिन किया जाता है, पॉलिटिकल बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको स्टडी किया जाता है, जो कि हेल्प करता है समझने में कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लीडिंग पॉइंट की यूज़ किया जा रहा है, किस लीडिंग पॉइंट के वे ऑफ विचारधारा को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम क्या लेंगे, डिसीजन लेने वाले। इकोनॉमिक के बारे में बात की जाए तो देखो, इकोनॉमिक जहाँ पे आ जाता है ना, तो वहाँ पे आ जाती है स्केरसिटी रिसोर्सेज को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर्स के अंदर, कि इकोनॉमिक्स में ना 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक तो होती है डिमांड, एक होती है आपके पास सप्लाई। ठीक है, और इन दोनों को इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने वाला जो पर्सन है उसको प्रॉफिट अच्छे से जनरेट हो जाए। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट कब होगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो इसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ता है, जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस गिरता है। ऐसा सब आपने रिलेशनशिप पढ़ा है, कुछ एक एक्सेप्शनल केस है, कुछ एक अदर नॉर्मल केसेस है ना। तो यहाँ पर स्टडी की जाती है कितना आपको प्रोडक्शन करना है, कितना आपको प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना गुड्स की सर्विसेज का कंजप्शन है, उसको एनालिसिस करना, उसी के बेस पे फिर आप प्रोडक्शन करेंगे, उसी के बेसिस पे आप रिसोर्सेज को क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं, उसी के बेसिस पे इंसेंटिव बांटने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को हम क्या करने वाले, स्टडी करते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं कि जो मैन पावर है और जो मशीनें आ रही हैं, डे बाय डे कोई ना कोई चीज़ नई आ रही है ना, हर टाइम आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या बनाना, रिलेशनशिप बनाना। क्लियर है, क्या बनाना, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना, और टाइम टू टाइम हमें इनके ऊपर देखना कि क्या इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन रिलेशनशिप बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका बेहतरीन तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थ्रू द टाइम एंड द मोशन स्टडी, वर्क मेजरमेंट, वर्क फ्लो एनालिसिस, जॉब को डिज़ाइन किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा मैनेजमेंट को। ठीक है, समझ पे आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल है, देखो मैंने आपके लिए बहुत सिंपल किया हुआ है, आपको रोल, आपको एग्जाम्पल, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप इन PDF को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिन्स। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप लोग कि PDF कैसे एक्सेस करेंगे। PDF लेने के लिए बच्चे आपको ₹9 पे करना होगा। ठीक है, पर PDF आपका ₹9 चार्ज है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर गिवन है, सो आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हैं कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो टीम आपके साथ आपको बता देगी कैसे आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब क्या है, आज के टाइम में ना मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अब एम्प्लॉयज़ को इस तरीके का टास्क दे देते हैं जो कि कंप्लीट हो ही नहीं सकता एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड के अंदर, है ना।
तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉई होता है वो प्रेशर में आता है, प्रेशर में आएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो गलत तरीके से उस काम को करने की कोशिश करेगा। अगर गलत तरीके से वो काम नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यू होंगे, कहीं ना कहीं उसको एक इलनेस या फिर इंजरी होगी। इंजरी का मतलब क्या है? अब ये इंजरी ये नहीं होता कि हाँ चोट लगी खून आए तभी होती है, नहीं। इंजरी का मतलब ये हो सकता है उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो उसका डिमोशन हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी इंजरी है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है, नॉलेज किसके रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग और वेल बीइंग ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट को ध्यान दिया जाता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ होता है, टेंशन और डिप्रेशन के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिस्टमैटिक, सेमेंटिक। सेमेंटिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज से रिलेटेड बात की जा रही है। किससे बात की जा रही है? लैंग्वेज के रिगार्डिंग। लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो अब आप देखेंगे कि आप हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, ठीक है, और हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है, गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है। तो हर एक सेक्टर में, अब मैं कहूँ कि आप हरियाणा के जो पर्सन है, पंजाब के जो पर्सन है, महाराष्ट्र में जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वहाँ पे इंग्लिश अगर अलाउड है, ठीक है, आपका काम चल सकता है। अदरवाइज प्रॉपर मराठी ही बोली जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो आप उस कंपनी में स्टेबल नहीं रह सकते। तो यहाँ पर स्टडी की जाती है किसके बारे में? कम्युनिकेशन के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि मैम तब से हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं? पता है क्यों? हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशोलॉजिकल फैक्टर, सोशल साइकोलॉजी को हमने पढ़ा, एंथ्रोलॉजी को पढ़ा, ठीक है। इनको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनसे हमें एक क्या मिलने वाली है? लिस्ट ऑफ पॉइंट मिलने वाले हैं जिनके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी क्या रहने वाली है। क्लियर है? अब हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन में बैरियर आ रही है, तो हम क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशन का यूज़ करेंगे, है ना। जो भी अगर मिसकंडक्टर हो रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं जब तक कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन क्या पहुंचेगी आपके पास? फॉल्स पहुंचेगी। तो इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ करेक्ट पहुंचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिस्टम जोड़ना पड़ेगा, है ना, राइट। यही बात है। जैसे कि बाहर दूसरी कंट्री के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे जब इंडिया के अंदर आते हैं तो उनको इतनी हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती, तो वो क्या करते हैं? ट्रांसलेटर्स को यूज़ करते हैं, और देन उसके बाद क्या करते हैं? अब कोई भी बाहर का पार्टी हमारे पास आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर अरेंजमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ के स्टडी करने के बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी पूरा क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनाइजेशन में भी पूरा उसी के हिसाब से सेटअप करने वाले हैं। क्लियर है? ये थे आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को शेप देते हैं। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं? अब जो मैंने ऊपर आपको बहुत सारे टॉपिक समझाए ना, वही बातें अब नीचे आने वाली, बट टू द पॉइंट आने वाली है। सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर एनालिसिस करें। उसको एनालिसिस करने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और इसके बीच में एक मैचिंग होना चाहिए, जिसकी मैचिंग की वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ईजिली अच्छे तरीके से स्मूथली रन कर सकता है। क्लियर है? तो यही तो बोला गया, इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? जब तक आपके और इनके बीच में, अब देखो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक साथ काम करना चाह रहे हैं, ग्रुप में काम करना चाह रहे हैं, बट उनकी बनती नहीं है, उनका झगड़ा इतना हो रहा है, क्या वो टाइम पे काम कर पाएंगे? क्या वो कॉस्ट उतनी इनकर्ड कर पाएंगे जितनी इनकर्ड होनी चाहिए? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला गया है कि आपकी एफिशिएंसी तब इंक्रीज होगी जब आप क्या करेंगे? एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे पीपल बिहेव कर रहा है, कैसे लीडर होना चाहिए, ठीक है, कैसे बेटर इम्प्रूव हो जाएगी हमारी प्रोडक्टिविटी। वो तभी होगी जब आप किसी को समझेंगे और वो आपको समझेगा। तभी कहते हैं ना कि एक अच्छा रिलेशनशिप चल सकता है, जब क्या कहते हैं दो फैमिली मेंबर अच्छे से अपने जीवन को सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब क्या है, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को, एटीट्यूड को समझेंगे। राइट? नेक्स्ट आता है एनहांस द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अब जैसे ही आपने एम्प्लॉय को देखकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लेके आए तो ऑर्गेनाइजेशन क्या, एम्प्लॉय क्या समझेगा कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, जिसको इसने मुझे इंपॉर्टेंस दी है, तो मैं भी इसको क्या करने वाला हूँ? अच्छे से काम करके देने वाला हूँ।
राइट। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, वो मोटिवेटेड अपने आप हो जाता है। जब एम्प्लॉय को अपनी वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है ना, अपनी जो क्या है, अपनी फीलिंग्स को, उसको, उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, जिसके कारण एक पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। बेटर कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन, अब देखो जितने भी ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, अब कॉन्फ्लिक्ट तो अब जब तक मैचिंग नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होंगे ही होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर दिया। एप्टीट्यूड टू द चेंज, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ और मैं दोनों एक साथ मिलके चल रहे हैं, है ना, दोनों एक साथ मिलकर चल रहे हैं। मुझे इनकी फीलिंग समझ में आ रही है, इनको मेरी फीलिंग समझ में आ रही है, मैं इनके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हूँ। मैंने देखा कि जो ये एम्प्लॉई है ना, इसको फाइनेंशियल कंडीशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, वो अपनी फैमिली की पूरी तरीके से नीड को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे एम्प्लॉई की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखा और उसको मॉनिटरी क्या कर दिया, रिवॉर्ड दे दिया, मॉनिटरी उसको हेल्प कर दिया, पैसे की रिगार्डिंग उसको मदद की। तो क्या वो खुश हो जाएगा? क्या मैं उससे जो कुछ काम कहूँगी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई चेंज लेके आना है तो वो इजीली मान जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी नीड को कंप्लीट किया, तो वो मेरी नीड को कंप्लीट करेगा। सो इसीलिए बोला गया है कि अडेप्टिव टू चेंज, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हुई या फिर मैं कहूँ कि रीस्ट्रक्चर हुआ, हम इसको इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आता है डेवलपिंग द लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल तो इजीली बात है, हम एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सो हर एक के पर्सन के माइंड में आएगा कि हाँ ये जो काम है इस तरीके से होना चाहिए, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। जिस भी पर्सन के अंदर कुछ ऐसी खूबी नजर आए कि हाँ ये अच्छे से लीड कर रहा है, वो वहाँ पर स्किल एज इट इज़ ही डेवलप हो जाती है। ठीक है। बिल्डिंग ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यह मैंने आपको बता दिया। एनहांसिंग द डिसीजन मेकिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। इंक्रीजिंग द इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी, अब आपको हर जगह आपको लेकर चल रहे हैं, आपके साथ मिलकर चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में आपकी जो एम्प्लॉयज़ है ज़्यादा से ज़्यादा न्यू आइडियाज़ को लेके आएंगे। ठीक है, जो आपकी मान लीजिए ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया जिसके रिगार्डिंग आपका जो कंपनी है वो कैपेबल नहीं है, बट एम्प्लॉय का जो माइंड है, उनकी नॉलेज है, उनकी स्किल को यूज़ करके उन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन को हैंडल कर दिया। वो कैसे हुआ? क्योंकि क्रिएटिविटी है उन पर्सन्स के बीच में। वो ये कह रहे हैं कि क्रिएटिंग ए सेफ स्पेस फॉर द ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे रह के, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में रह के आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ क्लासेस में मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे कि चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, नेक्स्ट डे क्या होता है, इसकी क्विक रिवीजन होती है, और देन उसके बाद मेरे को ऑन द स्पॉट सुनना होता है। तो मैं कहती हूँ कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, हेनरी फ्योल ने क्या कंसेप्ट दिया है, 14 प्रिंसिपल किसके हैं, 4 प्रिंसिपल किसके हैं, ब्यूरोक्रेटिक का कंसेप्ट किसने दिया। ये ऑन द स्पॉट में आपकी माइंड में ऐसे तूफान मचा दिया है मैंने कि हाँ इसका आंसर दो, उसका आंसर दो, उसका आंसर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर द इम्प्रूविंग द हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रहा है, एनहांस द एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड कर रहा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में प्रॉपर वे से सक्सेस हो रहा है। ठीक है, जब तक हम ह्यूमन बीइंग को नहीं समझेंगे, है ना, तब तक इस तरीके की ये कंप्लीट जो सर्कमस्टांसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकते। कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग को समझो, वो आपको समझेगा, वो आप उसको समझो, कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, अप्रोचेज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ लेसन नंबर 2 के अंदर, सो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन डेप्थ में आपको समझाया हुआ है। ब्यूरोक्रेटिक जो कि मैक्स वेबर ने दी थी, साइंटिफिक थ्योरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल ने दी थी, इनके प्रिंसिपल, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो कंपोनेंट है, उनकी स्टोरी समझा के मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, और इन सभी थ्योरी को हमने पढ़ा था। इन सभी टॉपिक को हम 1 बाय 1 आगे, जैसे कि ये ब्लॉक नंबर आपके 5 में, ब्लॉक नंबर 4 के अंदर, ये ब्लॉक नंबर 3 के अंदर, ये आगे हम पढ़ेंगे उनको 1 बाय 1। ओके, सो चलो ये हो गया चैप्टर फिनिश। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था, और उम्मीद करेंगे आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, एंड कंटिन्यूसली आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहना। ठीक है, ओके जी।